Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Arij Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. So जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से कर दें and hit the like button and press the bell icon. So today's video is about sensitivity analysis, another interesting topic. But क्वेश्चन करने से पहले टॉपिक की समझ होना ज़रूरी है. So small definition. What is sensitivity analysis? It is a method which is helpful in determining how an optimal solution can be affected by changes within specified ranges in the coefficients of objective functions and right-hand side values of equations. Now, what does it mean? हम जब लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू या सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम कर लेते हैं. अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, लेकिन वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट हो सकता है सर्टेन रेंजेस के अंदर अगर हम उसमें चेंजेस लाते हैं. अब स्पेसिफाइड रेंजेस क्यों कहा गया है? क्योंकि हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसके अंडर ही उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है. अब उन्हीं रेंजेस के अंदर रह के ही हमें उसमें चेंजेस लाने हैं. हम बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं कर देंगे जो कि उसकी क्वेश्चन की रेंज से बाहर हो जाए. यानी अगर प्रॉफिट लिमिटेड दिया है तो आप बहुत हंड्रेड्स तक जाके नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसकी लिमिट ही इतनी नहीं है. तो इसीलिए स्पेसिफाइड रेंजेस बोला है कि आप एक लिमिट में रह के ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेंज करने की कोशिश करते हो. अब आप चेंज कहाँ पर लाते हो कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अफेक्ट हो? आप चेंजेस लाते हो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. यानी कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप दो जगह पे चेंजेस लाके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हो. एक जगह है कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक जगह है राइट हैंड साइड वैल्यूज़ ऑफ द इक्वेशंस. जैसे कि यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं. जो दो चेंजेस की बात की जा रही है उसमें ये है हमारा z. एज यू ऑल नो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करता है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ये हैं कोएफिशिएंट्स और ये हैं इसके वेरिएबल्स. कोएफिशिएंट्स को इफेक्ट करने से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे इफेक्ट होता है, एक बात ये की गई है इसके अंदर. एंड सेकंड कॉन्स्टेंट्स की राइट हैंड साइड. अब ये एक कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट की दो साइड्स होती हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड. जो हमारा राइट होता है वही इक्वेशन या कांस्टेंट का इनइक्वालिटी का राइट होता है, जो हमारा लेफ्ट वही उसका भी लेफ्ट. तो ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है. जब आप सिंप्लेक्स मैथड या इस तरह के प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो उनमें जो इक्वेशंस होती हैं उनमें जो राइट हैंड साइड होती है हमारी, जो राइट हैंड साइड होती है वो बताती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. यानी कि ये जो साइड है फ़िलहाल इस कॉन्स्ट्रेंट में, ये वाला साइड हमें बता रहा है कि हमारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है और ये साइड हमें बता रहा है कि हमारे रिसोर्सेज का यूसेज कितना है. तो हम राइट हैंड साइड वैल्यूज़ में भी चेंज ला के चेक करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो किस तरह इफेक्ट हो रहा है. ये आगे चल के जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा सो इट विल बी मोर क्लियर. सो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पर एक पॉइंट्स मैंने 4 लिखे हैं. अब ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? जब हम वैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो सिंप्लेक्स मेथड के बाद जो आप आइट्रेशन करते हैं, आइट्रेशन के बाद एक ऑप्टिमल आइट्रेटिव टेबल आता है आपके पास, उसी टेबल को फर्दर यूज़ करके सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है. अब वो जो टेबल होता है, जो लास्ट ऑप्टिमल टेबल आपके पास आता है आफ्टर द आइट्रेशंस, वो आपको 4 चीज़ें बता रहा होता है. फर्स्ट थिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन. आपके सवाल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है उस टेबल में वो होता है. उसके बाद वो टेबल आपको बता रहा होता है कि आपकी जितनी भी रिसोर्सेज थी उनका स्टेटस क्या है. स्टेटस से मुराद वेदर इट इज़ अबंडेंट और स्कार्स. तो ये 2 चीज़ें भी वो बताता है हमें. और उसके बाद थर्ड चीज़ें वो टेबल क्या बताता है? ड्यूअल प्राइस और यूनिट वर्थ ऑफ ईच रिसोर्स. अब इसका क्या मतलब है कि पर यूनिट चेंज अगर हम किसी भी रिसोर्स में लाते हैं तो उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इफेक्ट बढ़ेगा, ये ड्यूअल प्राइस और यूनिट वर्थ जो है ये भी हमें उसी टेबल से पता चलती है. और द फाइनल थिंग, मैक्स और मिनिमम चेंज जो है प्रॉफिट्स में और रिसोर्सेज दोनों में, हम दोनों का अलग अलग मालूम करते हैं. रिसोर्सेज का मिनिमम और मैक्सिमम चेंज और प्रॉफिट्स का मिनिमम और मैक्सिमम चेंज, ये दोनों अलग से मालूम होकर पता चलता है कि हम कितने हद तक तो दोनों का अलग अलग मालूम करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप रिसोर्सेज और प्रॉफिट्स में मैक्स और मिनिमम कितना चेंज ला सकते हैं. तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं और इन्हीं को सॉल्व करने का जो पूरा प्रोसेस है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है. अब बारी बारी ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक प्रॉब्लम. सो लेट्स कम टूवर्ड्स द प्रॉब्लम. सो ये है एक प्रॉब्लम, रेडीमेक्स का प्रॉब्लम. मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, उसका पूरा मॉडल बनाया है. अगर आपको नहीं आता ये मॉडल बनाना सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. सो ये मॉडल बनाना बहुत आसान है. एक प्रीवियस क्वेश्चन का ही मॉडल बना हुआ है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही. इफ़ समवन वांट्स टू अंडरस्टैंड तो वो प्रीवियस वीडियो में ये देख सकता है. उसके बाद मॉडल बनाने के बाद सिंप्लेक्स मैथड के थ्रू एक आइट्रेशंस करने के बाद 2 आइट्रेशंस हुई थी ऑलमोस्ट, और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्टिमल टेबल आ गया था. ऑप्टिमल टेबल का मतलब इसमें हमारा सॉल्यूशन था.
अब ऑप्टिमल टेबल हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो रेडी मिक्स प्रॉब्लम था मैक्सिमाइजेशन का, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिक्स बताएं जिसमें हमारी डेली प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो। तो मैक्सिमाइजेशन सवाल में जो डिमांड होती है, मतलब आंसर आपका टेबल आपका ऑप्टिमल तब कहलाता है जब जेड रो की जो सारी वैल्यूज़ हों वो पॉजिटिव हों, तभी वो सॉल्यूशन जो है वो उसका ऑप्टिमल कहलाता है। तो इस आइट्रेशन टेबल में अगर आप देखें तो ये मैक्सिमाइजेशन का सवाल था, इसलिए जेड रो की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स कि यही हमारा ऑप्टिमल है। अगर इसमें भी कोई नेगेटिव होती तो हम अगेन आइट्रेशन करते हैं, बट ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो जो प्रीवियस 4 स्टेप्स हमने पढ़े हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने आइट्रेशन सीखी हुई हो तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगी ये आइडेंटिफाई करना कि ये वाली जो यहाँ पर हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ये ओवरऑल जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो लिखे होते हैं, ये सारे बेसिक वेरिएबल के सॉल्यूशंस उनके एंड में लिखे हुए होते हैं, और ये जो हमारी रिसोर्सेज की वैल्यूज़ हैं वो अंदर इनके पूरे रोज़ एंड कॉलम्स में लिखी हुई होती हैं। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो सेंसिटिविटी एनालिसिस में जो सबसे पहले हमारे पास थी कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें बताता है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें कैसे बताता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पता चलता है, यानी कि जेड। अब जेड का सॉल्यूशन क्या है? 21, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है 21, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे 2 वेरिएबल्स थे 5x1 + 4x2। तो x1 की वैल्यू हमारी वहाँ पे कितनी बन रही है 3, और x2 की वैल्यू हमारी बन रही है 3/2, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास आ गई ये तीनों वैल्यूज़। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने निकाली है, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने वेरिएबल्स है उन्हीं की वैल्यूज़ हमने टेबल में निकाली हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पोर्शन बन गया। अब उसके बाद हमारी जो सेकेंड चीज़ आती है उसमें वो आता है स्टेटस ऑफ ईच रिसोर्स, कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज थी उसका स्टेटस क्या है, क्या वो अभी भी पड़ी हुई हैं या कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गई हैं। स्टेटस से मुराद सिर्फ इतना है। अब इसमें रिसोर्सेज हमारी कौन कौन सी हैं? अगर आप रिकॉल करते हैं रेडी मिक्स प्रॉब्लम को, सो उसमें हमारी 4 रिसोर्सेज यानी 4 कॉन्स्टेंट्स थी हमारी, जिसमें रॉ मटेरियल M1 को यूज़ करके हमने एक कॉन्स्टेंट बनाई थी, रॉ मटेरियल M2 को, मार्केट लिमिट को और डिमांड लिमिट को, ये 4 कॉन्स्टेंट थी। अब उन्हीं 4 कॉन्स्टेंट में हमने स्लेक वेरिएबल्स जो थे वो ऐड किए थे, क्योंकि सारी लेस देन की कॉन्स्टेंट्स थी, तो हम वहाँ पर स्लेक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। तो वो सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया S1, S2, S3 एंड S4। तो ये आई होप सो कि अब मुश्किल नहीं होगा ये समझना। अब इनकी वैल्यूज़ कहाँ कौन सी हैं? 0, 0, 5/2, 1/2, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई? ये वैल्यूज़ हमें मिली हैं हमारे इस टेबल से। ये रहा हमारा बेसिक का कॉलम Z, X1, X2, इनकी वैल्यूज़ तो हम ऑप्टिमल में लिख चुके हैं। अब इस Z बेसिक में के कॉलम में अगर आप देखें S3 एंड S4 है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं S1, S2, S3, S4 सारी हैं। तो जो वैल्यूज़ मतलब जो वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, उनकी वैल्यू 0 कंसिडर की जाती है। इसलिए यहाँ पे S3 और S4 तो हैं, S1 और S2 नहीं है। जो यहाँ पर नहीं है वो 0 कंसिडर किया जाता है, वो 0 जाता है क्योंकि वो दोनों लीव कर चुके हैं आइट्रेशन के थ्रू, तो वो दोनों हो गए हैं 0। तो S1 और S2 अगर यहाँ पे नहीं है तो वो 0 है, इसीलिए हमने यहाँ S1 और S2 की जो वैल्यू है वो 0 और 0 रखी है, और S3 और S4 की वैल्यू जो हमारी सॉल्यूशन टेबल में प्रोवाइडेड है वो 5/2 और 1/2 है। तो यहीं से हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर इसकी रखी हैं। सो इस तरह हमारी रिसोर्सेज हो गई, उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उनकी वैल्यूज़ हो गई। अब जो वैल्यूज़ जो रिसोर्सेज 0 है वो स्कार्स कहलाएंगे, यानी कि वो यूटिलाइज हो चुकी हैं, अब उनका कोई भी मटीरियल जो है वो नहीं बचा हुआ। और जो वैल्यूज़ अभी भी हमारे पास हैं यानी ग्रेटर दैन 0 हैं, तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी अबंडेंट हैं। इस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी रिसोर्सेज आपकी स्कार्स है और कौन सी रिसोर्सेज आपकी अबंडेंट हैं। तो ये हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है स्टेटस ऑफ ईच रिसोर्स के बाद, दैट इज़ यूनिट वर्थ ऑफ ईच रिसोर्स। अब यूनिट वर्थ ऑफ ईच रिसोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? जो हमारा आइट्रेशन टेबल होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का टेबल होता है, इसमें जो जेड रो की जो वैल्यूज़ है ना, जेड रो की वैल्यूज़, अब जेड रो में ये वाली वैल्यू x1 की, ये वाली x2 की, ये S3, S1, S2, S3 एंड S4। अब जेड रो में से हमारी रिसोर्सेज कौन सी हमने आइडेंटिफाई की? S1, S2, S3, S4। तो इन्हीं की हमें यूनिट वर्थ भी बतानी है। तो S1 रिसोर्स की यूनिट वर्थ कितनी है? 3/4। S2 रिसोर्स की यूनिट वर्थ 1/2, S3 की 0 और S4 की 0। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर हम S1 रिसोर्स में पर यूनिट इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें चेंज कितना आएगा? इतना आएगा। अगर S2 रिसोर्स में पर यूनिट चेंज लाते हैं, पर यूनिट इंक्रीज़ करते हैं, तो उसमें कितना चेंज आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी में 1/2 का चेंज आएगा। और S3 क्योंकि रिसोर्स ही 0 है तो
उसमें कोई भी चेंज लाएं कोई असर नहीं पड़ेगा। सो इस तरह आप यूनिट वर्ड जो है वो जेड रो में से निकालते हैं और फिर अपनी यूनिट वर्ड जो हैं वो लिख देते हैं इस तरह। तो ये आपके 3 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। ये 3 स्टेप तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टेबल के अंदर लिखे हुए हैं, आपको कोई मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन जो 4th स्टेप है वो जो है कैलकुलेशंस के साथ ही सॉल्व होता है। अब वो कैसे कैलकुलेशंस के साथ सॉल्व होता है? अब जो 4th स्टेप हमारा था उसमें हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं चेंज इन ईच रिसोर्स सेपरेटली एंड चेंज इन प्रॉफिट सेपरेटली। रिसोर्सेज का चेंज अलग से मालूम होगा और प्रॉफिट का चेंज अलग से मालूम होगा। अब रिसोर्सेज भी हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं। इफ़ यू कैन सी S1, S2, S3, S4, ये 4 रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो हम S1 रिसोर्स का चेंज पहले अलग मालूम करेंगे कि हम S1 रिसोर्स में मिनिमम चेंज कितना ला सकते हैं, मैक्स चेंज कितना ला सकते हैं। S2 का अलग से मालूम करेंगे, लेकिन S3, S4 का मालूम नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ ऑलरेडी ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो ही चेंज आएगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़ीरो है। तो हम सॉल्व ही उन्हें करेंगे जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो हम S1 ये यानी ये जो रॉ मटेरियल M1 है और ये रॉ मटेरियल M2 है जिसे S1 और S2 से इंडिकेट किया गया है, तो हम इसका चेंज मालूम करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन हम वो चेंज मालूम कैसे करेंगे? इफ़ यू कैन सी, तो मैंने यहाँ पर जो रिसोर्स 1 रॉ मटेरियल M1 यानी कि S1 था, उसकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो लिखी हुई हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई हैं। अब हम चेंज मालूम कर रहे हैं रॉ मटेरियल M1 यानी S1 सोर्स में हम मैक्स और मिनिमम कितना चेंज ला सकते हैं। लेकिन वो हम मालूम कैसे करेंगे? वो हम मालूम करेंगे इस टेबल के थ्रू। अब इस टेबल में बेसिक में हमारे पास 4 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, 4 X1, S2, X2, S3 एंड S4। तो S1 रिसोर्स से मालूम करने के लिए आप इनकी वैल्यूज़ जो कि सॉल्यूशन टेबल में गिवन है उनको यूटिलाइज़ करते हुए मालूम करेंगे। तो S1 रिसोर्स में चेंज मालूम करने के लिए सबसे पहले X1, X2, S3 एंड S4 लिखा इज इक्वल्स टू, और उसके बाद हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं और ये वैल्यूज़ जो हैं वो इन्हीं की हैं जो कि सॉल्यूशन टेबल में गिवन है। 3, 3/2, 5/2 एंड 1/2, ये यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ वहाँ पर लिख ली। ठीक, अब उसके बाद ये वैल्यूज़ कहाँ से आए? ये वैल्यूज़ भी हमारे पास टेबल में से हैं, क्योंकि हम S1 रिसोर्स में चेंज मालूम कर रहे हैं। तो S1 का जो कॉलम है वहाँ पर जो X1 की वैल्यू है वही X1 की जो 3 की वैल्यू हमने लिखी है उसमें ऐड होगी। बेसिकली ये सारी वैल्यूज़ ऐड होंगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है तो ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें S1 की वैल्यू X1 के लिए S1 कॉलम में 1/4 है, ये -1/8 है, 3/8, 1/8, तो मैंने वही लिखी है 1/4 -1/8 3/8 1/8। तो जो प्लस की है उसके साथ प्लस ही, और जो माइनस है वो डायरेक्ट माइनस ही लगा दिया। एक्चुअल में सारी प्लस ही हो रही है, बट वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख दिया गया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर कि ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैसे आई हैं। अब उसके बाद हमने ग्रेटर दैन और इज इक्वल्स टू ही क्यों लगाया, लेस दैन क्यों नहीं लगाया? ये एक लाइन मैंने बहुत क्लियर लिखी हुई है यहाँ पर, दैट बेसिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी ज़ीरो। ये जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं ये ज़ीरो नहीं हो सकते, हम जो चेंज लाएंगे वो ग्रेटर दैन ज़ीरो ही लेकर आते हैं। सो इसीलिए क्योंकि ये ग्रेटर होंगे, ज़ीरो से लेस नहीं होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से तो ये ग्रेटर ही होगा, लेस नहीं हो सकता, इसलिए इन सब के साथ यहाँ पर लगा हुआ है ग्रेटर। अब ये सारा का सारा टेबल हमारा बन गया। आई होप इट्स क्लियर इनफ कि ये कैसे बना है। अब इसके बाद जब आप ये रिसोर्स 1 की बात हो रही है, S1 की बात हो रही है, यानी कि जो कि है हमारा रॉ मटेरियल M1, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। अभी सब हम रिसोर्स 1 को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है बट इट्स वेरी इजी। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल के बाद हमारे पास 2 केसेस आते हैं। अब वो 2 केसेस कौन से हैं? यानी कि जो चेंज आ रहा है, अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पर हम लगाते हैं साथ में D। नाउ व्हाट इज़ दिस D? दिस D इंडिकेट्स चेंज, दिस इज़ नथिंग मोर दैन चेंज। हम इस D को चेंज कहते हैं कि हाँ ये चेंज कितना आएगा। अब ये चेंज हम आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये सारा का सारा टेबल बन गया। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 केसेस। अब वो 2 केसेस कौन से कि जो चेंज है, जो इन इक्वेशंस में ये जो चेंज हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चेंज 2 तरह का ही हो सकता है। या तो वो चेंज लेस दैन ज़ीरो होगा या वो चेंज ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। सो जब लेस दैन ज़ीरो की बात हो रही है, अब हम इनको अलग सॉल्व करेंगे, इनको अलग सॉल्व करेंगे। जब चेंज लेस दैन ज़ीरो की बात हो रही होगी तो हम देखेंगे कि इनमें हमारी
अब आप इन इक्वेशंस को देखें, इनइक्वालिटीज़ को देखें, तो इनमें हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ ऐसी हैं जिसमें प्लस आ रहा है और एक ऐसी है जिसमें माइनस आ रहा है। सो सबको सॉल्व करने के बजाय अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ रख रहे हैं कि जब लेस देन वाला केस होगा तो लेस देन वाले पोर्शन में आपको सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, और जो ग्रेटर देन वाला केस होगा उसमें आपको सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब ये इस क्वेश्चन में इस तरह है कि प्लस वाली वैल्यूज़ 3 है और माइनस वाली 1 है, तो कोई मसला नहीं है। हर प्रॉब्लम के अपनी अपनी कांस्टेंट इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा हो जिसमें आपके पास लेस देन में प्लस की 1 हो और ग्रेटर देन वाले वो माइनस की जो है वो 3 हो जाए। सो सारी सॉल्व करने के बजाय बस आप इस तरह इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि जो चेंज है वो जो चेंज है हमारे पास वो लेस देन 0 नहीं होता, तो हम इसलिए अप टू पॉजिटिव ही रखते हैं। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ बन गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हमने 2 केसेस बनाए, लेस देन और ग्रेटर देन का। लेस वाले में हम पॉजिटिव वैल्यू सॉल्व करेंगे और जो ग्रेटर वाला है उसमें हम नेगेटिव वाली को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया कि लेस वाले केस में हम इसमें से लेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़। तो सबसे पहली हमारे पास कौन सी है पॉजिटिव? 3 + 1/4 d ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। 3 + 1/4 चेंज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? ये 1/4 यहीं रहेगा, d भी यहीं रहेगा, और ये 3 यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम डेली लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद d इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3। अब ये 1/4 जो है ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो डिवाइड में अपॉन में लिखने के बजाय या मैं वैसे भी डिवाइड लिख सकती हूँ, d इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3, और -3 डिवाइड किसके साथ हो रहा है? 1/4 के साथ। तो ये भी सिंपल मैथमेटिक्स है कि इस तरह जब 2 अपॉन आपके पास आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये वैल्यू जब यहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 3 12, यानी कि फर्स्ट जो हमारी इनइक्वालिटी बन रही थी उसको सॉल्व करने के बाद जो चेंज है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -12 आया है हमारे पास। ये थी हमारी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू जो हमने सॉल्व की। अब ये है सेकंड पॉजिटिव वैल्यू। अब सेकंड पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास कौन सी है? वो है हमारी 5/2 + 3/8 d ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। मेरी राइटिंग थोड़ी सी रफ हो सकती है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 3/8 चेंज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव वैल्यू वहाँ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। नाउ वी नीड टू फाइंड द चेंज। अब ये दोबारा से अब इस तरह डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है? 3/8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो डिवाइड को आप इस तरह लिख सकते हैं, d इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -5/2। जब डिवाइड को हम रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, बट रूल क्या है कि आगे वाली वैल्यूज़ का इन्वर्स लेते हैं मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए। तो ये 8/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 5 40 एंड 3 2 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2 के टेबल के साथ। 2 3 6, 2 2 4 एंड 0, और ये हमारे पास बन गया -20/3। अब इसको फर्दर डिवाइड करके भी आप वैल्यू लिख सकते हैं जो कि डेसिमल्स में आपकी कोई वैल्यू आएगी। ठीक, अब ये हमने 2 पॉजिटिव को सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हमारी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं। इसी तरह आप तीसरी वैल्यू भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। मैंने फर्स्ट को आपके सामने सॉल्व किया, उसका आंसर आया -12। सेकेंड को सॉल्व किया -20/3 आया, और थर्ड को सॉल्व किया है। थर्ड को मैं सॉल्व नहीं कर रही, आप सिंपली कर सकते हैं, और थर्ड को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा -4। तो आप देख सकते हैं कि हमने लेस वाले केस में सिर्फ वो वैल्यू सॉल्व की जिनके बीच में प्लस आ रहा था, पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व किया। इसी तरह तीसरी मैंने सॉल्व नहीं की, आप खुद कर लीजिएगा। ये 3 हमारे पास आंसर आ गए। अब ग्रेटर वाले केस पे चलते हैं। ग्रेटर वाले केस में हम वो वैल्यू को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास बीच में माइनस आ रहा है। तो ये वैल्यू एक्चुअल में है 3/2 -1/8 चेंज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। अब इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। 1/8 माइनस का वही रहेगा, d ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3/2 हो जाएगा, चेंज ग्रेटर -3/2, और ये डिवाइड होगा -1/8 के साथ। ठीक, ये माइनस इंटू माइनस कैंसिल भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये प्लस हो सकता है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में एक्चुअली ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। d इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, वही सेम प्रोसेस, डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगेगा, और मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इस वैल्यू का इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 8/1 हो जाएगा। सो एक्चुअल में ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 24/2, जो कि 2 1 2 एंड 2 12। तो चेंज हमारा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12 आया।
अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है ना लेस वाले केस में और ग्रेटर वाले केस में, रिमेंबर ये रिसोर्स 1 रॉ मटेरियल M1S1 की बात हो रही है। अब आप देखिए तो ग्रेटर वाले में एक ही वैल्यू आई है, यानी कि हम जो हमारा रिसोर्स 1 है उसमें मैक्स चेंज ला सकते हैं 12। अगर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ भी हो सकती थी तो हम फिर वहाँ पर चूज़ करते कि कौन सी होगी, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर वाली में आई ही एक है, तो इसका मतलब है जो हमारा मैक्सिमम चेंज है रिसोर्स M1 में S1 जिसे इंडिकेट किया गया है वो 12 हो सकता है। लेकिन मिनिमम वाले में क्या, मिनिमम वाले में तो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसमें से हम कैसे चूज़ करेंगे कि कौन सी जो है वो मिनिमम चेंज की वैल्यू है। तो आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, आप इन 3 वैल्यूज़ को सारी इक्वेशंस में रख के सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमारी सारी कॉन्स्टेंट जो नेगेटिव की हमने या पॉजिटिव की भी चारों कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके देखेंगे कि इन तीनों में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि हमारी ये जो चारों कॉन्स्टेंट्स हैं इनको सेटिस्फाई करती है। अब सेटिस्फाई कैसे करती है मैं बाकी की सारी नहीं करी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इससे। तो ये वाली जो वैल्यू है, अब इसमें से जो -4 है ना हमारा, वो एक ऐसी वैल्यू है जो हमारी सारी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई करती है। अब सेटिस्फाई चेक करने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। द थिंग इज़ वेरी सिंपल। उसके लिए आप दोबारा से कॉन्स्टेंट लिखते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट मैं दोबारा लिख रही हूँ 3 + 1/4 d > 0। अब हमें चेकआउट करना है कि ये जो 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की हैं इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इन सारी को सेटिस्फाई करी। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है वो सबको सेटिस्फाई करेगी। अब मैं बारी बारी सबको चेक करके नहीं बता सकती, लेकिन जो सेटिस्फाई कर रही है उसका मैं बता देती हूँ कि 3 + 1/4 तो वैसे ही रहेगा। अब d की वैल्यू जो चेंज हमने इंडिकेट किया है, हम -4 को सॉल्व करें तो d की जगह इस दफ़ा हम -4 रखेंगे > 0। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे 3 ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4/4 > 0। अगर आपको मैथ्स आता है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल होगा कि यहाँ इसका LCM लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 4 = 4 and 4 3 = 12 -4 1 = 4 and 1 4 = 4 > 0। ठीक है, और ये 12 - 4 हमारे पास बन गया 8/4 > 0। 4 1 = 4 and 4 2 = 2 is greater > 0। जब हमने इसके अंदर d की वैल्यू -4 रखी तो क्या ये हमारी इस कॉन्स्टेंट को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। सो यह सेटिस्फाई कर रही है। किस तरह सेटिस्फाई कर रही है, 2 is greater > 0। तो ये ट्रू है कि 2 जो है वो इन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर देना तो वो सही होता है। = सेटिस्फाई नहीं करी लेकिन ग्रेटर देन तो सेटिस्फाई कर रही है ना। इस तरह आपने चेकआउट करना है कि आपकी कौन सी वैल्यू जो है वो सारी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। तो -4 जिस तरह इसको सेटिस्फाई कर रही है तो -4 उसी तरह इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी और इसको भी। तो उसी वैल्यू को आप चुनेंगे जो इन सब को सेटिस्फाई कर रही होगी, वही आपका मिनिमम चेंज होगा। अब 4 इन सब को सेटिस्फाई कर रही थी। आप जब चेक करेंगे, जैसे हमारी जो सेकंड वैल्यू हमने मालूम कि वो -12 है, तो हो सकता है -12 भी सेटिस्फाई कर रही हो, लेकिन जो बाकी की वैल्यूज़ है ना वो किसी 2 को सेटिस्फाई कर देगी, 3 को सेटिस्फाई कर देगी, किसी एक को नहीं करेगी। जो बाकी की वैल्यूज़ हैं वो चारों को एट अ टाइम सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कोई एक ही वैल्यू होगी जो चारों को एट अ टाइम सेटिस्फाई करेगी। तो आप कैलकुलेशन के बाद ही मालूम करेंगे कि कौन सी एट अ टाइम सबको सेटिस्फाई कर रही है। सो इन दिस क्वेश्चन -4 इज़ द वैल्यू जो कि इन चारों को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रही है। अब इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि d ग्रेटर देन के केस में 12 आया, यानी कि जो मैक्स चेंज है हमारा वो 12 हो सकता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चला कि लेस वाले केस में -4 आता है, यानी कि जो मिनिमम चेंज आ रहा है वो -4 का हो सकता है। अगर आप रिकॉल करें जो हमारी इनइक्वालिटीज़ थी, जैसे कि ये मैंने लिखी हुई थी जो मॉडल बनाया था, इसमें ये रॉ मटेरियल M1 रिसोर्स 1 की बात हो रही है, जैसे हम S1 से इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कितना है 24। अब 24 तो इसकी वैल्यू है ही। अब इस प्रोसेस की तो मतलब 24 तो उसकी अवेलेबिलिटी है ही। अब इस प्रोसेस के थ्रू हमने ये मालूम किया कि हम इसमें मैक्स चेंज कितना ला सकते हैं। मैक्स चेंज हम इसमें ला सकते हैं +12 तक का, और मिनिमम चेंज हम इसमें ला सकते हैं -4 का। मिनिमम का हो गया और ये मैक्स का हो गया। तो 24 में जब 12 प्लस करते हैं तो मैक्स यूनिट्स हमारे पास 36 बन जाते हैं, और जब माइनस करते हैं तो 24 बन जाते हैं। यानी कि मिनिमम हम यहाँ तक ला सकते हैं और मैक्सिमम हम यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। मिनिमम यहाँ तक, मैक्सिमम यहाँ तक करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा।
रहेगा। अगर इससे कम जाएंगे और इससे ज़्यादा जाएंगे तो हमारे प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हम इन दोनों को लिमिट कर देते हैं यहाँ तक कि मिनिमम चेंज इतना हो सकता है और मैक्स चेंज इतना हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर इनफ कि हम किस तरह रिसोर्सेज का फाइंड आउट करते हैं। अब ये सारे प्रोसेस के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया कि जो रिसोर्स 1 रॉ मटेरियल M1 था, जिसे हमने S1 इंडिकेट किया था, उसमें हम मैक्सिमम चेंज कितना ला सकते हैं और मिनिमम चेंज कितना ला सकते हैं। सेम प्रोसेस के थ्रू ही इस दफ़ा पहले हमने S1 रिसोर्स का मालूम किया था। विद द सेम प्रोसेस नाउ यू विल फाइंड अबाउट द सेकेंड रिसोर्स S2। लेकिन इस दफ़ा क्या करेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पर हमने x1 की वैल्यूज़ तो वही आएंगी, यही वाला सीन तो वही रहेगा, x1 S2 S3 S4 ये वाली वैल्यूज़ वही रहेंगी। लेकिन इस दफ़ा जो यहाँ वैल्यूज़ आएंगी ना, वो वैल्यूज़ आप रखेंगे रिसोर्स 2 की वैल्यूज़, क्योंकि जब हम रिसोर्स 1 की वैल्यू रख रहे थे तो हमने ये वाली रखी। अब हम रिसोर्स 2 का मालूम कर रहे हैं तो 1/2 - 1/2, तो यहाँ पर अब जो वैल्यूज़ आएंगी वो माइनस वो वाली वैल्यू आएंगी जो S2 के कॉलम में। सो अब मुझे यकीन है कि आप लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। आई एम नॉट सॉल्विंग दैट एनी मोर। सो ये वाला इस तरह आप रिसोर्सेज का मालूम करेंगे, ये दोनों रिसोर्स का आप मालूम कर लेंगे। इन दोनों रिसोर्सेज का नहीं मालूम करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमें ज़ीरो अमाउंट दे रहे हैं, तो इनमें कोई भी चेंज लाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, अब जो फोर्थ स्टेप था हमारा, उसमें हम चेंज मालूम करते हैं रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का हम मालूम कर चुके, लेकिन अब हम चेंज मालूम करेंगे उसमें प्रॉफिट का। अब मालूम करेंगे हम प्रॉफिट का चेंज, लेकिन प्रॉफिट के चेंज में भी आप ध्यान में रखें कि एक्सटीरियर पेंट्स का प्रॉफिट अलग गिवन है, इंटीरियर पेंट्स का प्रॉफिट जो है वो अलग गिवन है इस क्वेश्चन में। तो जो एक्सटीरियर पेंट्स हैं उसका डेली प्रॉफिट गिवन है। अगर रेडीमिक्स प्रॉब्लम आप खोल के देख सकते हैं तो आप देख लीजिएगा कि उसमें जो एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट गिवन है वो 5 तक गिवन है। तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सटीरियर पेंट्स का अलग प्रॉफिट मालूम करेंगे, इंटीरियर पेंट का अलग मालूम करेंगे। अब जो हमारे पास Z रो में गिवन है, यही हमारी, यहाँ से हम लेंगे हमारी प्रॉफिट की वैल्यूज़, क्योंकि Z रो में जो हमारे रिसोर्सेज जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे रही हैं वो यही है S1 और S2। तो हम इसी तरह से अब एक्सटीरियर पेंट्स की जो है वो वैल्यूज़ बनाएंगे। अब S1 और S2 हमने लिखा, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई? Z रो में प्रॉफिटेबिलिटी की जो वैल्यूज़ लेंगे ना, अब पहली वाली जैसे हम प्रीवियस में इनकी वैल्यूज़ ले रहे थे यहाँ से, तो अब जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की वैल्यूज़ लेंगे तो वो हम यहाँ से लेंगे Z रो में से। तो S1 की वैल्यू 3/4, S2 की वैल्यू 1/2 गिवन है, 3/4 और 1/2 गिवन है। लेकिन ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैसी आई? तो क्योंकि हम x1 की बात कर रहे हैं, x1 की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि x1 की जो वैल्यू है वो S1 में क्या गिवन है और x1 की जो वैल्यू है वो S2 में क्या गिवन है। तो सेकंड वैल्यूज़ हमें मिलेंगी यहाँ से। x1 का जो कॉलम, क्योंकि हम x1 एक्सटीरियर पेंट का मालूम कर रहे हैं, तो x1 के रो में से हम S1 के लिए भी वैल्यू उठाएंगे, S2 के लिए भी वैल्यू उठाएंगे। तो 1/4 और 1/2 वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर इस तरह आई। दोबारा से चेंज लगाएंगे और ग्रेटर दैन क्यों लगाएंगे ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये ज़ीरो, ये हमारी बन गई इनइक्वालिटीज़। अब फिर हम दो केसेस पे आते हैं कि या तो वो चेंज लेस दैन ज़ीरो हो सकता है या वो चेंज ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है। अब ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जब लेस दैन वाला हो तो तब आप उसमें पॉजिटिव वाली को सॉल्व करें, जब ग्रेटर दैन वाला हो तब आप उसमें नेगेटिव वाली को सॉल्व करें। तो अब हम दोबारा आपके सामने ही सॉल्व कर लेते हैं। जब लेस दैन वाला है तो हम पॉजिटिव वाली को सॉल्व करते हैं। 3/4 + 1/4 चेंजेस ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 1/4 चेंज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3/4। D is greater than equals to -3/4 divided by 1/4। 4/1 12/4, 4 1 4, 4 3 12। तो D में जो चेंज आया है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3 आया है। इस तरह हमने सॉल्व किया। आई होप कि मुझे समझाना नहीं पड़ेगा दोबारा कैसे हुआ। तो ये जो लेस देन वाला केस था, तो यानी कि हम मिनिमम कितना चेंज ला सकते हैं? -3 तक चेंज ला सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव ग्रेटर वाला है तो इसमें नेगेटिव वाली को सॉल्व करेंगे। 1/2 -1/2 चेंज, तो -1/2 चेंज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1/2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज हमारे पास बचेगा 1/2। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा रही हूँ, डिवीजन वगैरह नहीं लगाया मैंने। 1/2 2/1, सो चेंज इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। 2/2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, यानी D ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, क्योंकि ग्रेटर दैन का है यानी कि मैक्स चेंज हम ला सकते हैं 1। तो जो हमारा x1 का प्रॉफिट गिवन था, अगर आप प्रॉब्लम रिकॉल करें तो x1 का प्रॉफिट गिवन था 5 एक्सटीरियर पेंट का। अब इस प्रोसेस के थ्रू हमें ये पता चला कि मिनिमम चेंज हम इसमें -3 का ला सकते हैं और मैक्सिमम चेंज हम इसमें +1 का ला सकते हैं। मैक्स और ये
मिनिमम। तो 5 में प्लस करेंगे 1 तो 6 बन जाता है और माइनस करेंगे तो 2 बन जाता है। यानी कि अप टू दिस वैल्यू आप प्रॉफिट में चेंज ला सकते हो मिनिमम में, और अप टू दिस वैल्यू प्रॉफिट मैक्स कर सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर आप चेंज करते हो तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने मालूम किया X1 एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट। सेम प्रोसेस के थ्रू ही आप X2 इंटीरियर पेंट्स का प्रॉफिट जो है वो मालूम करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये सारा किस तरह सॉल्व हुआ है। ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। इफ़ देयर इज़ स्टिल एनी क्यूरी अबाउट दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो, गिव मी some reviews about this one. I hope you liked it. If you liked it, give it a thumbs up and share to your friends. Thank you very much.